So this is question number 1. The electric field in region is given by E equal to 3 by 5 E naught I cap, 4 by 5 E naught J cap. E naught is 2 into 10 raised to the power 3 Newton per Coulomb. Find out the flux of this field through a rectangular surface of area 0.2 meter square parallel to YZ plane. तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है। We have an area which is parallel to YZ plane. तो ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस हमारा एरिया YZ प्लेन में। So this is YZ plane. This is our area A. अब इस एरिया की जो डायरेक्शन है, हमेशा एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो जो ये एरिया वेक्टर होगा इट विल बी इक्वल टू 0.2 मीटर स्क्वायर आई कैप, 0.2 मीटर स्क्वायर आई कैप। एरिया वेक्टर विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया। ये हमारा एरिया की डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो दो डायरेक्शन में है, एक तो आपकी एक्स डायरेक्शन में भी है और एक वाई डायरेक्शन में भी है। एक्स डायरेक्शन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 3 डिवाइड बाय 5 ई नॉट और वाई डायरेक्शन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 4 डिवाइड बाय 5 ई नॉट। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस क्रॉस होगी वो कौन सी होगी। दिस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। तो एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस एरिया को क्रॉस करेगी। ये एक्स डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और वाई डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होंगी वो इस एरिया को टच करते हुए निकल जाएगी, इस एरिया को क्रॉस नहीं करेगी। तो अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो एक्स डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को इस एरिया से मल्टीप्लाई करके ई नोट की वैल्यू को कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यू विल गेट द फ्लक्स, ठीक है। और जो वाई डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फ्लक्स में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही है। तो इस चीज का हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर हम गॉसेस लॉ को देखें, मैथमेटिकल सॉल्व करें तो कैसे करेंगे। हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है थ्रू ए गॉसियन सरफेस इट इज इक्वल टू E डॉट ds, या फिर हम इसको लिख सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो E डॉट s cos theta. Theta is the angle between the electric field and area vector. S is the area. S is the area. So फ्लक्स को हम लिख सकते हैं, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 डिवाइड बाय 5 E नॉट आई कैप प्लस 4 डिवाइड बाय 5 E नॉट J कैप मल्टीप्लाई बाय हमारा जो एरिया है 0.2 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आई कैप। तो अब हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देन वी विल गेट द फ्लक्स विल बी इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 5 ई नॉट मल्टीप्लाई बाय 0.2। क्योंकि i को i से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 1, i को i से मल्टीप्लाई करने पर 1 और j को i से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, i को i से करना है, j को j से करना है, k को k से करना होता है। सो फ्लक्स विल बी इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 5 ई नॉट की जो वैल्यू दे रखी है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर 3। तो ये वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय दिस विल बी 2 डिवाइड बाय 10। ये 2 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। 0 से यहाँ पर हमारा ये 100 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। तो जब आप इस फ्लक्स को कैलकुलेट करोगे 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 4 240, तो इट विल बी 240। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम्ब, एरिया की यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर।
Question number 2 is a charge Q is uniformly distributed over a rod of length L. Consider a hypothetical cube of edge L with the center of the cube at the one end of the rod. Find out the minimum possible flux of the electric field through the entire surface of the cube. तो पहले तो हम एक हाइपोथेटिकल क्यूब बना देते हैं। ये हमारी एक हाइपोथेटिकल क्यूब है जिसकी साइड है वो है L। कुछ ऐसा, ठीक है। और हमारे पास एक रोड है जो कि L लेंथ का ही है, यहाँ से उसी सेम साइड का मैं ले लेता हूँ, ये L लेंथ का ही है। इट इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q ओवर इट्स एंटायर लेंथ L। अब हम क्या करते हैं, इसको इस क्यूब के सेंटर पर रखते हैं। तो इसको जब मैं क्यूब के सेंटर पर रखूंगा तो हम देखते हैं कि इसको अलग अलग ओरिएंटेशन से रख सकते हैं। इसको ऐसे तिरछा भी रख सकते हैं। एक सेकंड, ये रोड है, मान लीजिए इसको ऐसे तिरछा कैसे भी घुमा वगैरह के कैसे भी करके रख सकते हैं। हम इसको ऐसे तिरछा भी इसके ऐसे सेंटर पर रख सकते हैं, है ना। और ऐसे भी नीचे की तरफ भी इसको रख सकते हैं। हमें इसको ऐसे ओरिएंटेशन में रखना है कि अंदर की तरफ चार्ज मिनिमम हो। तो अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे वर्टिकल रखता हूँ और ऐसे रखता हूँ ऐसे, तो इसकी जो लेंथ है वो L/2 अंदर की तरफ L/2 और बाहर की तरफ भी क्या होगी L/2। समझ में आ रहा है, अंदर भी L/2 और बाहर भी L/2। तो जब अंदर बाहर L/2 होगा उस केस में इसका जो चार्ज है अंदर की तरफ मिनिमम होगा। तो अंदर की तरफ चार्ज कितना हो जाएगा, अंदर की तरफ भी चार्ज हो जाएगा Q/2, बाहर की तरफ भी चार्ज हो जाएगा हमारा Q/2। तो जो फ्लक्स होता है इट विल बी इक्वल टू Q इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू Q इनक्लोज कितना है, कैपिटल Q/2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स will be equal to Q divided by 2 epsilon naught. Question is, so that there can be no net charge in a region in which the electric field is uniform at all the points. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है सभी पॉइंट्स पर, उसके अंदर आपको बताना है कि कोई भी नेट चार्ज नहीं होगा। सिंपल सा है। देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहां पर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करता हूं, मान लीजिए मैंने एक गॉसियन सरफेस यहां पर कंसीडर करी, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। एज पर द केस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही है वही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही है वही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही है वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बाहर निकल रही है। मतलब नेट फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो। नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये नेट फ्लक्स जीरो कब हुआ है, जब इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। जब गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जाएगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलेगी। तो फ्लक्स गोइंग इनटू द सिस्टम विल बी इक्वल टू फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम, सो नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू जीरो। तो जब नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा, अंदर की तरफ कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म।
यहां से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही निकल जाएगा। लेकिन मान लीजिए यहां पर आपके इसके अंदर कोई एक पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए यहां पर कोई एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। तो जब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा देन व्हाट विल हैपन, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होने के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गॉसियन सरफेस से हमेशा इस पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर की तरफ निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी। तो जब ये ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी देन व्हाट विल हैपन, जब ये ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी तो गॉसियन सरफेस पर किसी मान लीजिए पर्टिकुलर पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहां पे एक तो मान लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी जो कि इनके बीच में कहीं होगी। सिमिलरली यहाँ पर भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं और ये पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इन दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहाँ कहीं बीच में आ जाएगी। तो मैं देखता हूं कि अगर यहाँ पर पॉइंट चार्ज होता है तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होती है। जब दोनों पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होती है तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का होना पॉसिबल नहीं है, which means in order to have a uniform electric field at all the points on the Gaussian surface, उसके अंदर का चार्ज किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। Question number 4 is the electric field in a region is given by E equal to E naught x divided by L multiplied by the I cap. Find the charge contained inside a cubical volume. क्वेश्चन में दे रखा है एक क्यूबिकल वॉल्यूम है, इट इज बाउंडेड बाय द surfaces x equal to 0, x equal to a, y equal to 0, y equal to a, z equal to 0, z equal to a, E नॉट L और a का वैल्यू आपको गिवन है। तो पहले तो हम एक क्यूबिकल सरफेसेस का निर्माण कर देते हैं कि कौन कौन सी सरफेसेस हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, तो एक तो क्यूबिकल सरफेस ये हो गई, गिव मी 1 मिनट। ये है क्यूबिकल सरफेस की एक फेस जिसकी साइड लेंथ है, यहाँ पर दे रखा होगा a और a का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, a का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। ये सिलेक्ट क्यों नहीं होगा जी, चलो यहाँ मैं बना देता हूँ डायरेक्टली। तो ये हो गया, ये हो गया, ये मान लीजिए क्यूब है, ठीक है। इसमें x डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो अगर x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो केवल हमें x डायरेक्शन का एरिया ही कंसिडर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फ्लक्स। तो हमें इस फेस का एरिया कंसिडर करना पड़ेगा और एक एरिया इस फेस का कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो इस फेस को क्रॉस कर ही नहीं रही, ना ऊपर वाले फेस को क्रॉस करनी है, ना नीचे वाले को, ना पीछे वाले को। तो केवल जो एरिया एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसी एक्सिस को ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उनकी जो लाइन है वो क्रॉस कर रही है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दे रखी है ई नॉट एक्स डिवाइड बाय, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नेट फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है,
दिस इज द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस एंड दिस इज द फ्लक्स गोइंग इनटू द सरफेस। तो जो नेट फ्लक्स होता है वो होता है हमारा आउट फ्लक्स माइनस में इन फ्लक्स। ठीक है, ई फ्लक्स इन फ्लक्स। तो जो नेट फ्लक्स होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आउट फ्लक्स क्या होगा? आउट फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द आउटसाइड, जिस सरफेस से हमारा फ्लक्स निकल रहा है, मल्टीप्लाई बाय द एरिया का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, माइनस में यहां हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सरफेस जहां से फ्लक्स अंदर की तरफ जा रही है, मल्टीप्लाई बाय द ए का स्क्वायर। So Q inside divided by epsilon naught will be equal to E out, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E नॉट, x की वैल्यू हम A पुट कर देंगे, डिवाइड बाय हमारा चल रहा है L और मल्टीप्लाई बाय द एरिया का स्क्वायर, A का स्क्वायर एरिया है ना, माइनस यहाँ पर x का वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ पर जब x का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा अपना? 0 हो जाएगा। तो यहां से हम देखते हैं कि Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो हमारा E नॉट ए क्यूब डिवाइड बाय L होता है। तो Q इनसाइड विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E नॉट ए क्यूब डिवाइड बाय L। तो यहां से आप Q इनसाइड चार्ज इंक्लोज्ड कैलकुलेट कर सकते हो। एप्सिलॉन नोट का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट से 9 × 10 की पावर 9 होती है, तो वहां से आप एप्सिलॉन नोट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और वैसे आपको ये याद रखना है 8.85 × 10⁻⁻12 SI यूनिट्स में। E नोट का वैल्यू है 5 × 10 की पावर 3, सो इट इज 5 × 10 का पावर 3। A का वैल्यू दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो 0.01 का क्यूब डिवाइड बाय L का वैल्यू दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो L हो जाएगा 0.02। सो चार्ज इंक्लोज जब आप यहां से कैलकुलेट करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द Q इंक्लोज, तो वो होगा 2.2 × 10⁻⁻12 कूलम। So this will be the right answer. This is the question number 5. A charge Q is placed at the center of a cube. Find the flux of the electric field through the 6 surfaces of the cube. तो क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास एक क्यूब है और उसके सेंटर पर हमने एक चार्ज कैपिटल Q रखा हुआ है और हमें इनकी जो 6 सरफेसेस होती है वहां का जो फ्लक्स होता है वो हमें निकालना है। तो कुछ इस तरीके से क्यूब आपको नजर आता है और इसके सेंटर पर, क्यूब के सेंटर पर हमने क्या कर रखा है? एक चार्ज क्यूब पुट कर रखा है। तो यहां पर सेंटर पर एक चार्ज है Q। सेंटर पर जब चार्ज Q होगा तो चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकालेगा। ठीक है, एक बार के लिए मैं क्या बताता हूं आपको, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस कॉर्नर को टच करते हुए निकल रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस कॉर्नर को टच करते हुए निकल रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस कॉर्नर को टच करते हुए निकल रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस कॉर्नर को टच करते हुए निकल रही है। तो मैं देखता हूं कि इस ऊपर वाली सरफेस से जितना फ्लक्स निकलेगा सेम उतना ही फ्लक्स नीचे वाली सरफेस से भी निकलेगा, क्योंकि वो क्या है? आइडेंटिकल है। यहां से यहां का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम है। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी सेम है, ये वाला डिस्टेंस भी सेम है, मतलब कॉर्नर्स का जो डिस्टेंस इस चार्ट से सबका सेम है। तो जितना फ्लक्स ऊपर वाली सरफेस से निकलेगा उतना ही फ्लक्स इधर से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से, 6 की 6 सरफेस से सेम फ्लक्स निकलेगा। अगर मुझे निकालना है फ्लक्स थ्रू द कंप्लीट क्यूब, सो इट विल बी इक्वल टू, चार्ज हमने कितना रखा है? Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, सो दिस विल बी द राइट आंसर।
लेकिन अगर मुझे किसी एक फेस से निकालना हो, मान लीजिए ऊपर वाली फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यूब के द्वारा निकलने वाला फ्लक्स। और ये पूरा का पूरा फ्लक्स 6 की 6 फेस में इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो फ्लक्स थ्रू द फेस ऑफ द क्यूब विल बी इक्वल टू Q डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन। कभी कभी ये पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 is a charge Q is placed at a distance a by 2 above the center of a horizontal surface of edge A as shown in the figure. Find the flux of each field through the square surface. इस स्क्वायर सरफेस से कितना फ्लक्स होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए, मैं इसको एक बार ड्रॉ करता हूं नीचे की तरफ। तो मान लीजिए ये एक स्क्वायर सरफेस है, और मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक इमेजनरी क्यूब बना देता हूँ। कैसे बनाऊंगा, जैसे ये स्क्वायर सरफेस है ना, सेम स्क्वायर सरफेस ऊपर कंसीडर करूंगा ए साइड की, और कितनी हाइट पर लेके जाता हूँ, ए हाइट पर लेके जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ए हाइट पर एक इमेजनरी बना देता हूँ क्यूब, सरफेस कंसीडर करके। कुछ ऐसे बन गया इमेजनरी। जब मैं ऐसा इमेजनरी बनाता हूं तो ये कुछ लास्ट क्वेश्चन जैसा ही केस नहीं है क्या, कि एक इमेजनरी क्यूब है जिसके सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है क्यू, और वो हाइट भी तो a/2 हो जाती है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या बताना है, इस फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा ये हमें बताना है। तो ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट भी कर चुके हैं। तो किसी एक फेस से हमें बताना है कि किसी एक स्क्वायर सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। सो वो निकलेगा टोटल फ्लक्स ऑफ क्यूब डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम किसी फेस की बात कर रहे हैं तो इट विल बी Q डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो कभी कभी हमें क्वेश्चन में चीजें आधी गिवन होती है थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत हमें चीजें इमेजिनेशन करनी पड़ती है। So this is question number 7. Find out the flux of the electric field through a spherical surface of radius r. So this is a surface जिसे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। इसका रेडियस r है। ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 10 raised to the power -7 कूलाम एट द सेंटर। यहां पर हमने चार्ज रख रखा है सेंटर पर, यहां पर, एंड अनदर इक्वल चार्ज एट द पॉइंट 2r अवे फ्रॉम द सेंटर। कहां से हमें निकालना है, थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस। इस स्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा वो हमें बताना है। तो एक चीज गौर कीजिए, ये अंदर जो चार्ज होगा इसके कारण जो फ्लक्स होगा वो आप निकाल सकते हो आराम से, Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अंदर वाला जो चार्ज होगा केवल वही फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करेगा, Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बाहर वाला चार्ज क्यों कंट्रीब्यूट नहीं करता है, क्योंकि आप देखते हो कि बाहर वाले चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कुछ इस तरीके से निकलेगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से निकलेगी तो यहां से जितना फ्लक्स एंटर होगा उतना ही फ्लक्स यहां से बाहर निकल जाएगा। इसलिए बाहर वाले चार्ज को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो फ्लक्स किसके इक्वल होगा, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस विल बी इक्वल टू, चार्ज कितना है 10 raised to the power -7 कूलाम डिवाइड बाय एप्सिलॉन। सिंपल सा। तो 10 raised to the power -7 डिवाइड बाय 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो फ्लक्स आपका यहां पर आ जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन पर कूलाम, है ना, मीटर स्क्वायर। E डॉट ds
मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अच्छा नीचे आएगा ना, न्यूटन पर मीटर, क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। मीटर स्क्वायर नीचे थोड़ी आएगा, मीटर स्क्वायर ऊपर आएगा। इसको ऐसा कर देते हो -2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 is a charge q is placed at the center of an imaginary hemispherical surface. Using the symmetry arguments and the Gauss law, find out the flux of the electric field due to the charge through the surface of the hemisphere. हेमिस्फेयर की सरफेस से कितना होगा ये आपने को बताना है। देखिए वही इमेजिनेशन वाला ही क्वेश्चन है। मान लीजिए हेमिस्फेरिकल सरफेस है तो इसके ऊपर भी मैं क्या करता हूँ, एक इमेजिनरी हेमिस्फेयर कंसीडर कर लेता हूँ। तो आपको अब पता चल गया होगा कि जितना ऊपर वाले हेमिस्फेयर से निकल रहा होगा उतना ही नीचे वाले से निकल रहा होगा। टोटल होगा दोनों हेमिस्फेयर का एडिशन, तो इट विल बी इक्वल टू q डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, q डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। So this will be the right answer. Easy question. Question number 9 is a spherical volume contains a uniformly distributed charge of density 2 into 10 raised to the power minus 4 कूलाम per meter cube. तो यहाँ पर रो का वैल्यू गिवन है, रो इज इक्वल टू 2 into 10 raised to the power minus 4 कूलाम per meter cube. Find the electric field at a point inside the volume at a distance 4 centimeter from the center. 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। गॉस लॉ लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बहुत बड़ा स्फीयर है, ठीक है, और इसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। तो किस डिस्टेंस पे फाइंड आउट करनी है, चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया है कि सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूर, तो सेंटर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर मैं क्या करता हूँ, गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ से जब मैं गॉसियन सरफेस कंसीडर करूंगा तो मैं देखता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है मेरी स्मॉल आर। दिस डिस्टेंस इज स्मॉल आर। तो हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds will be equal to q inside divide by epsilon naught, ये होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी पॉइंट्स पर एट आर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, है ना, क्योंकि इस सेंटर से सभी पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो सेम है। मतलब ये जो गॉसियन सरफेस है, इस पूरी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बाहर ले लेता हूँ, ds होता है एरिया। तो यहाँ पर मैंने गॉसियन सरफेस स्फेरिकल कंसीडर की है, तो एरिया हो जाएगा मेरा 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। सिंपल। विल बी इक्वल टू कितना चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब डिवाइड बाय epsilon naught. Now you just need to put only value. तो E will be equal to, देखिए 4 पाई वुड बी कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा रो। एक फॉर्मूला बन जाएगा जिसको आप याद रख सकते हो, रो इंटू आर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। रो इंटू आर, क्योंकि देखो 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा रो, यहाँ बच जाएगा हमारा आर, और ये 3 और ये एप्सिलॉन। ये फॉर्मूला याद कर लेना, आपको बार बार इसको डिराइव करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, रो का वैल्यू अपने पुट कर देते हैं 2 into 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय
आर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 0.04 डिवाइड बाय 3, एप्सिलॉन नॉट है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 4 और 2 से ये ऑलमोस्ट 2 कर जाएगा, 1/33 के आसपास कुछ होगा ये। तो लगभग ये आपका 3 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। Question number 10 is the radius of a gold nucleus Z equal to 79 is about 7 into 10⁻⁻15 meter. Assume that the positive charge is distributed uniformly throughout the nuclear volume. Find the strength of the electric field at the surface of the nucleus at the middle point of the radius. Remembering that the gold is a conductor, is it justified to assume that the positive charge is uniformly distributed over its entire volume of the nucleus and does not come to the outer surface? बिल्कुल साहब, गोल्ड न्यूक्लियस में अगर पॉजिटिव चार्ज भरे हुए हैं थ्रू आउट द स्फीयर, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बिकॉज ऑफ द कंडक्टिव इन नेचर, जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा एक दूसरे से दूर जाते हुए हमारे इसकी सरफेस पर आके इकट्ठा हो जाएगा न्यूक्लियस में, लेकिन वो सरफेस से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि उसके अंदर एक न्यूक्लियर फोर्स भी कार्य कर रहा है। दैट न्यूक्लियर फोर्स विल बी मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सेम टाइप का केस है अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हैं। तो पहले तो इसको एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करते हुए हम इक्वेशन बनाएंगे, देन वी विल सॉल्व दिस वन। चलिए देखिए, यहां पर मैं क्या करता हूं, अलग अलग सरफेस कंसीडर कर सकता हूं। तो इसका मैं पूरा डेरिवेशन कर देता हूं। डेरिवेशन करने के बाद आप क्या करना, खुद इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करना। तो एक बार मैं क्या करता हूं, गॉसियन सरफेस अंदर की तरफ कंसीडर करता हूं, एक बार मैं गॉसियन सरफेस बाहर की तरफ कंसीडर कर लेता हूं। कुछ ये केस आपका बन जाएगा। ऐसे, ठीक है। तो ये तो है हमारा मेन जो है स्फीयर, इसकी जो रेडियस है वो है हमारी कैपिटल आर। दो गॉसियन सरफेस मैंने यहाँ पर कंसीडर की है, एक तो मैंने अंदर की तरफ कंसीडर की है और एक मैंने बाहर की तरफ कंसीडर की है। दोनों केस में मैं स्मॉल आर ही ले लेता हूँ और दो डिफरेंट कंडीशन आई विल अप्लाई हियर। कि एक बार तो होता है कि जब मान लीजिए आर इज ग्रेटर देन आर, और एक बार हो जाएगा आर इज लेस देन और इक्वल टू आर। क्या बनता है उसको अभी अपने देखते हैं। चलिए देखिए, केस नंबर 1 ले लेते हैं अपने। केस नंबर 1 में मैं लेता हूं आपसे, इसने सबसे पहले क्या पूछा है वो देखते हैं। द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस एंड एट द मिडल पॉइंट ऑफ द रेडियस। चलिए एक केस में ले लेता हूं, व्हेन आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल आर, यानी मैं बाहर की सरफेस पर। ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा E डॉट ds यानी 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, चार्ज अंदर कितना है, चार्ज अंदर है Q, और यहां पर क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। हमारा ये वही फॉर्मूला बन जाता है के क्यू डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। तो k का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू चार्ज। चार्ज कितना हो जाएगा,
Z दे रखा है 79, मतलब इसमें 79 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। और हम इसकी सरफेस पर निकालना चाहते हैं, तो सरफेस का जो रेडियस है वो दे रखा है यहाँ पे 7 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो इट विल बी 7 इंटू 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। तो जहां पर आप निकालना चाहते हो वो r की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो इफ यू कैलकुलेट दिस, आपको जो वैल्यू मिलेगी इट विल बी इक्वल टू 2.32 इंटू 10⁻21 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, सिंपल। चलिए दूसरा मैं केस कंसीडर करता हूं, व्हेन r इज लेस देन ऑफ r। जब r हमारा अंदर की तरफ हो, इनसाइड इनसाइड हो, तो E मल्टीप्लाई बाय द 4 पाई r स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अंदर की तरफ चार्ज कितना होगा देखो, that will be charge density rho multiply by the 4 by 3 pi small r का क्यूब डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। जहां पर रो क्या है, रो है हमारी चार्ज डेंसिटी, दैट इज द टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 4 by 3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। डन 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 डन। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे व्हेन r इज लेस देन r, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा, देखिए रो का वैल्यू हमें यहाँ पुट कर देना है। तो रो का वैल्यू होता है Q डिवाइड बाय 4 बाय 3 पाई r का क्यूब मल्टीप्लाई बाय द 4 बाय 3 पाई स्मॉल r का क्यूब डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। So if you solve this expression, what will you get? You will get KQ divided by कैपिटल R का क्यूब मल्टीप्लाई बाय द स्मॉल r। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है r/2 पर। तो KQ एट R इक्वल टू r/2 मल्टीप्लाई बाय द r/2 डिवाइड बाय r का क्यूब। सो इट विल बी KQ डिवाइड बाय 2r का स्क्वायर। समझ में आया? तो KQ बाय r स्क्वायर तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, दैट विल बी 2.32 इंटू 10⁻21। तो 2.32 इंटू 10⁻21 डिवाइड बाय 2 न्यूटन पर कूलम। तो इट विल बी 1.16 इंटू 10⁻21 न्यूटन पर कूलम। यहां से हम क्या सीखते हैं? यहां से हम ये सीखते हैं कि एट द आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाय r स्क्वायर एंड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। तो मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली प्रोपोर्शनल है, लीनियरली इंक्रीज होगा, बाहर की तरफ वो 1 बाय r स्क्वायर यानी पैराबोलिकली डिक्रीज होगा। तो इसका आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द r। This is question number 11. A charge q is distributed uniformly within the material of a hollow sphere of inner and outer radii r1 and r2। hollow sphere है। Find the electric field at the point P, distance x from the center, r1 less than x less than r2। Draw the rough graph showing the electric field as a function of x। तो हमें यहाँ पर वो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, तो वो आप ग्राफ भी यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। और किसके लिए वेरिएशन आपको बताना है? फ्रॉम 0 टू x टू 2r2। 2r2 थोड़ा बाहर की तरफ भी अपने को यहाँ पर पहुंचना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपने लगाते हैं। अगर हम बात करते हैं रो की, तो यहां पर जो चार्ज डेंसिटी होगा इट विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम, दैट विल बी 4 by 3 pi in bracket
किस वॉल्यूम में हमारा चार्ज, R2 का क्यूब माइनस ऑफ R1 का क्यूब, ठीक है, R2 का क्यूब माइनस ऑफ R1 का क्यूब। नाउ इन केस ऑफ R1 लेस देन x लेस देन R2, मतलब हम क्या होंगे, यहां कहीं होंगे, इधर किसी पर्टिकुलर x डिस्टेंस पे। तो देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय द 4 पाई एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज इनक्लोज्ड क्या होगा, रो मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम। कहां का वॉल्यूम, अगर मान लीजिए मैं यहां पर गॉसियन सरफेस कंसीडर करता हूं तो ये वाला वॉल्यूम R1 और x के बीच का वॉल्यूम, तो इट विल बी 4/3 पाई इन ब्रैकेट x क्यूब माइनस ऑफ R1 क्यूब, और ये डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर रो का वैल्यू पुट कर देंगे, तो E विल बी इक्वल टू रो का वैल्यू हो जाएगा Q डिवाइड बाय 4/3 पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, दिस इज द वैल्यू ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम, 4/3 पाई x का क्यूब माइनस में R1 का क्यूब डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और 4 पाई एक्स स्क्वायर अपना यहाँ पे चल रहा है। तो if you simplify this expression, what will you get? You will get electric field will be equal to Q multiply by the x cube minus में R1 का क्यूब डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको हम K में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज अ कांस्टेंट, R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय द 1 डिवाइड बाय और क्या बच रहा है जी, यहाँ पे x बच रहा है क्या, तो 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये हमने x की टर्म में वैल्यू को क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया। सो दिस विल बी आवर आंसर। नाउ अबाउट द वेरिएशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय, जब ये अंदर जाएगा तो यहां बचेगा x माइनस में R1 का क्यूब डिवाइड बाय x का स्क्वायर, सिंपल। तो अगर हम इसका वेरिएशन देखें, जो वेरिएशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये तो है हमारा R1, ये है हमारा R2, तो ये है हमारा R1, ये है हमारा R2, और ये हमारा 2R2। तो बेटा अंदर की तरफ अगर कोई चार्ज नहीं है तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो के इक्वल। इसमें कोई समस्या, कोई परेशानी। उसके बाद क्या होगा, जब मान लीजिए x की वैल्यू क्या हो, R1 हो, जब x की वैल्यू क्या हो, R1 हो, तो जब x की वैल्यू R1 होगी तो R1 माइनस R1 क्यूब डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर, तो इट विल बी जीरो। तो मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। और जैसे जैसे हमारा x इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हमारा x इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंक्रीज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे इंक्रीज होगा, ठीक है, ऐसे। लेकिन अगर मैं इस टर्म को देखूं कि जैसे जैसे हमारा x इंक्रीज होगा देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीजेस, तो मतलब यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डिक्रीज भी होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे डिक्रीज भी होगा, एक तरफ इंक्रीज होगा एक तरफ डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है क्या, इसको हम कैसे बनाएं, प्लॉट को जीरो से तो नहीं बनाते हैं,
एक तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज होगा, ऐसे कर सकते हैं। देखो इसकी पावर है 1, तो एक तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज बता दो और एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज बता दो। इसका पावर है ना 2, तो एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इसका डिक्रीज बता दो। बता दिया ऐसा, करो बना दो ना ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करो, इसको और इस ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ो, देन यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन दिस टू। ये कर्व जो होगा कुछ ऐसा आपको मिलेगा, बाहर फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस जीरो को टच नहीं करेगा, इट विल बी डिक्रीजेस। ये बाहर ऐसे दोनों एक दूसरे के पैरेलल जैसे हो जाएंगे ऑलमोस्ट। चलिए, सो दिस इज द राइट आंसर। So question number 12, a charge q is placed at the center of an uncharged hollow metallic sphere of radius a. Find the surface charge density on the inner surface and on the outer surface. If a charge small q is put on the sphere, what would be the surface charge density on the inner and the outer surfaces? Find the electric field inside the sphere at a distance x from the center in situation A and in situation B. तीन पार्ट है क्वेश्चन के, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक स्फेयर है, मेटेलिक स्फेयर है। तो मेटेलिक स्फेयर होने के कारण क्या होगा, मेटल हमें पता है कंडक्टर होते हैं। अगर हम अंदर की तरफ Q चार्ज रखें इसके सेंटर पे, तो यहां पर अगर मैं अंदर की तरफ Q चार्ज रखूंगा सेंटर पे, तो चार्ज रखने से पहले ये मेटल स्फेयर क्या होगा, न्यूट्रल होगा। सभी चीजें न्यूट्रल ही होती है चार्ज रखने से पहले, पता है आपको, सभी चीज क्या होती है, न्यूट्रल होती है। अब जब मैं ये चार्ज सेंटर पर Q रखूंगा लाके, तो इस मेटल स्फेयर की अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस Q। अब क्योंकि ये Q हमने अंदर रखा है, तो ये नेगेटिव चार्ज को तो अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो प्लस का Q चार्ज बाहर पहुंच जाएगा। और अब देखो, प्लस Q माइनस Q विल बी इक्वल टू 0, प्लस Q माइनस Q विल बी इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए इसका रेडियस a है, तो हम इनर और आउटसाइड सरफेस पर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनर सरफेस पर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ Q डिवाइड बाय 4 पाई a का स्क्वायर, और आउटसाइड सरफेस पर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, प्लस का Q डिवाइड बाय 4 पाई a का स्क्वायर। पार्ट बी में कह रहे हैं ए चार्ज Q इज पुट ऑन द स्फेयर। अगर हम इस स्फेयर पे एक स्मॉल Q चार्ज और पुट कर दें, तो पार्ट बी में देखिएगा, दिस इज द पार्ट ए एंड दिस इज द पार्ट बी। तो पार्ट बी में अगर मैं यहां पर आउटर सरफेस पर एक स्मॉल चार्ज Q लाके रखूं, तो क्या होगा, जब मैं आउटर सरफेस पर स्मॉल चार्ज Q लाके रखूंगा, तो अंदर की सरफेस पर तो माइनस Q रहेगा, लेकिन बाहर की सरफेस पर Q प्लस Q हो जाएगा। तो अब जो चार्ज डेंसिटीज हैं इट विल बी चेंज। तो इनर सरफेस की जो नई चार्ज डेंसिटी होगी वो पुरानी वाली रहेगी, माइनस ऑफ Q डिवाइड बाय 4 पाई a का स्क्वायर। लेकिन आउटर सरफेस पर जो न्यू चार्ज डेंसिटी होगी इट विल बी चेंज, इट विल बी Q प्लस Q डिवाइड बाय 4 पाई a का स्क्वायर। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर एट a distance x from the center of the sphere in the situation A and B। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है पार्ट सी में। क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, एंड इट इज वेरी सिंपल, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखिए, ये आप कर सकते हैं।
तो ये है पार्ट ए वाला केस। ये है पार्ट बी वाला केस। तो अब देखिए यहां पे, अगर मान लीजिए x है, इट इज लेस देन ऑफ a। अगर x अंदर की तरफ होगा तो चार्ज कितना इंक्लोज होगा, केवल q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लीजिए हम बाहर की तरफ भी चले जाएं तो भी अंदर की तरफ चार्ज क्या होगा, q ही होगा, क्योंकि ये वाला प्लस q, ये वाला माइनस q, इट विल बी कैंसिल्ड आउट। तो चाहे x इज लेस देन a हो, चाहे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a हो, आंसर विल रिमेन सेम। इस केस में अगर मैं x इज लेस देन a लेता हूं, सॉरी इट इज द फ्लक्स, सॉरी यहां पर 4 पाई a स्क्वायर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू kq डिवाइड बाय a स्क्वायर, है ना। तो x इज लेस देन a, सेम आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू kq डिवाइड बाय a स्क्वायर। और अगर हम x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a लेते हैं तो चार्ज अंदर की तरफ कितना हो जाएगा, q प्लस q हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू k q प्लस q डिवाइड बाय a का स्क्वायर, है ना। ये बार इस केस के लिए जब हम एडिशनल q चार्ज भी ला के रखते हैं। हाँ, a और b आपसे इसमें दोनों में पूछा है पार्ट सी में, कि जब मैं ला के रखूंगा तो सेम रहेगा। So you can do the analysis कि inside the surface के क्यू बाई ए स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन बाहर की तरफ हम जाते हैं ना केस बी में, तब अलग हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे सिर्फ इनसाइड का ही पूछा है, तो इनसाइड के केस में दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम। थैंक यू।